हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 9 मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study about graphical representation of motion. It shows the change in one quantity corresponding to another quantity in the graphical representation. ये क्या शो करता है? ये एक किसी भी ग्राफ का एक क्वांटिटी को दूसरे ग्राफ के क्वांटिटी से कॉरेस्पॉन्ड करके इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करता है. Position time graph. It is easy to analyze and understand motion of an object if it is represented graphically. To draw graph of the motion of an object, its position at different times are shown on y-axis and time on x-axis. For example, position of an object at different times are given in table 9.8. तो ये हमारे लिए एनालाइज करना और ये समझना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है हम लोग उसे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसे इजीली समझ सकते हैं, उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? उसके पोजीशन चाहिए. मीन्स वो डिफरेंट टाइम्स पे उसका जो पोजीशन है वो कहाँ है. जैसे कि उसका जो टाइम है हम लोग वाई एक्सिस पे शो करेंगे और जो उसका डिफरेंट टाइम्स पे उसका जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस पे हम लोग शो करने वाले हैं और उसका जो टाइम है हम लोग उसे एक्स एक्सिस पे शो करेंगे. एग्जाम्पल के लिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसका जो डिफरेंट टाइम है वो हमारा टेबल 9.8 में शो किया गया है. इट इज योर टेबल 9.8 which shows position of different object at different time. So here time is mentioned and positions also mentioned. In order to plot position time graph for data given in table 9.8, we represented time on horizontal axis and position on vertical axis drawn on a graph paper. Next, we choose a suitable scale for this. तो हम लोग को टाइम ग्राफ पे पोजीशन को प्लॉट करने के लिए हम लोग को डेटा की जरूरत होगी जो कि टेबल 9.8 में है. हम लोग उसे टाइम जो है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले और जो उसका पोजीशन है उसे वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे. उसके बाद हम लोग को एक सुइटेबल स्केल चाहिए चूज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, in figure 9.20, one division on horizontal axis represents 1 second of time interval and one division on vertical axis represents in 10 meter respectively. If we join different points representing corresponding position time data, we get straight line as shown in figure 9.20. This line represents the position time graph of the motion corresponding to data given in table 9.8. एग्जाम्पल के लिए एक फिगर यहाँ पे 9.20 दिया गया है. उसमें क्या है कि एक डिवीजन है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम इंटरवल का 1 सेकेंड. और नेक्स्ट जो वन डिवीजन है वर्टिकल एक्सिस पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर. अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम और पोजीशन डेटा पे, हम लोग उसे जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा जैसे कि फिगर 9.20 में दिखाया गया है. ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, जो कि हमारे टेबल 9.8 में हमारा एक टेबल दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग. एंड यहाँ पे टेबल जो फिगर 9.20 दिया गया है इसमें हम लोग को क्या शो किया जा रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अ डेटा गिवन इन टेबल. तो जैसे कि टेबल 9.8 में दिया हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे फिगर आपका 9.20 बना हुआ है और इसमें आपको क्लियरली दिखाया जा रहा है कि जो हम लोगों ने लाइन ऑब्टेन किया वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ऑब्टेन किया है. We note from the data that displacement of the object in first second and second 10 second is the same, that is 10 meter. In 10 second the displacement is 100 meter. तो हम लोग डेटा से क्या नोट किए कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का फर्स्ट सेकेंड हो या सेकेंड सेकेंड हो या फिर ऐसे ही बढ़ते हुए 10 सेकेंड में वो सब सेम है, डेट इज 10 मीटर. मीन्स हर एक में 10 मीटर वो ऑब्जेक्ट गया है और 10 सेकेंड के अंदर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है. देयरफॉर वेलोसिटी इज 100 मीटर
upon 10 second equal to 10 per meter second. For the whole course of motion, velocity during first second is 10 meter per second and so on. तो इसका जो वेलोसिटी था उसे हम लोग निकालने के लिए क्या बोले थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 100 मीटर और इसका जो टाइम टेकन था वो 10 सेकेंड था। तो हम लोगों ने इसे जब सॉल्व किया तो हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो होल कोर्स ऑफ मोशन था वो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड और ये हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड ये ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी से मूव किया। Thus, velocity is constant that is equal to 10 meter per second throughout the motion. The motion of an object in which velocity is constant is called uniform motion. तो उसका जो वेलोसिटी था इस ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट था, मींस इक्वल था 10 मीटर पर सेकंड के पूरा जब भी वो मोशन किया था। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट तो उसका जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसे बोला जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। एज यू सी फिगर 9.20 फॉर यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि फिगर 9.20 में दिखाया गया है कि जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन किया है। Like position time graph, you can also plot displacement time graph. Displacement is represented on the vertical axis and time interval on the horizontal axis. Since displacement in each second is 10 meter for data in table, the same graph, figure 9.20, also represents the displacement time graph if vertical axis is labeled as displacement. For good understanding, you can observe the following graphs. तो जैसा कि हम लोगों ने फिगर 9.20 देखा उसी तरह हम लोग एक पोजीशन टाइम ग्राफ को भी बना सकते हैं। आप कैसे प्लॉट करोगे इसे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे और जो टाइम इंटरवल है हम लोग उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर है जैसा कि हम लोगों ने टेबल में के डेटा में देखा, वैसे ही जो सेम ग्राफ जो हमारा फिगर 9.20 में बना है वो भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर उसके जो वर्टिकल एक्सिस को हम लोग लेबल कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग को जो एक नीचे में ग्राफ दिया हुआ है पहले आप उसे समझने की कोशिश करें। A shows uniform motion in this graph and B shows object is at rest. C shows non-uniform motion, rate of change in position is increasing. इसमें क्या शो कर रहा है कि जो C नंबर का जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड D also shows non-uniform motion, rate of change in position is decreasing. C में पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, D में पोजीशन डिक्रीज हो रहा है और दोनों जो C और D ग्राफ है वो दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। Next one is velocity time graph. Take time on the horizontal axis and velocity on the vertical axis on a graph paper. Let one division on horizontal axis represent 1 second and one division on vertical axis represent 10 meter per second. Plotting the data in table 9.9 gives us the graph as shown in figure 9.22. तो हम लोग को क्या करना है कि एक टाइम लेना है उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वेलोसिटी को है हम लोग टाइम को तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेलोसिटी हम लोग उसे वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ पेपर के। तो उसमें जो वन डिवीजन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 सेकेंड और जो वन डिवीजन वर्टिकल एक्सिस पे होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें हम लोग को एक डेटा को प्लॉट करना है जैसा कि टेबल 9.9 में शो किया गया है और इसमें हम लोग को जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो 9.22 में दिया गया है। एंड इट इज योर टेबल 9.9 which shows velocity time data of objects A and B। यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड तक और जिसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मीटर पर सेकेंड दिया कि कैसे वो बढ़ रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड मीन्स उसका जो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट है उसका भी आप लोग को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो जो फिगर हम लोग को ऑब्टेन हुआ वो क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन इन टेबल। जैसा कि डेटा टेबल में दिया हुआ उस अनुसार हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया जो कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को प्लॉट करके हम लोगों ने ऑब्टेन किया है। लाइंस क्यू आर एंड Lines OR and PQ represent the motion of object A and B respectively. Thus, we see that the velocity time graph of motion represented in table 9.9 is a straight line and parallel to time axis.
For object P, this is so because the velocity is constant throughout the motion. The motion is uniform. Consider the area under the graph in figure 9.22 for object B. तो जो लाइंस ओ आर है और क्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए और बी के मोशन को, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मोशन का वो रिप्रेजेंट जैसा कि टेबल 9.9 में किया गया है, उससे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टाइम एक्सिस के ऑब्जेक्ट बी के लिए हम लोगों ने इस लाइन को ऑब्टेन किया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है पूरा मोशन के थ्रू आउट में, और जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन का है। हम लोग को इसी तरह का जो एरिया है ग्राफ फिगर जैसे कि 9.22 में शो किया गया ऑब्जेक्ट बी के लिए, हम लोग को उसको कंसीडर करना है। एरिया इक्वल टू 8 सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो 8 into 10 80 मीटर, दिस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इन 8 सेकेंड। तो ये किसका इक्वल है, जो ऑब्जेक्ट बी है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है 8 सेकेंड में, जो भी हम लोग को ऑब्टेन हुआ है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट इंटरवल टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में और वो कैसे इक्वल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स जैसे एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक टाइम इंटरवल के अंदर वो उसके इक्वल कैसे है। सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट ए, एरिया अंडर द ग्राफ इन फिगर 9.22, तो जैसा कि ऑब्जेक्ट ए है हम लोग के ग्राफ में, वो उसका क्या है हाफ इंटू 8 सेकेंड इंटू 80 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हम लोग को क्या आया 320 मीटर। दिस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन 8 सेकेंड। ये किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट ए के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है जो कि उसने 8 सेकेंड के अंदर किया है। So we obtain this result for object B for a simple case of uniform motion. It is general result. इसी तरह हम लोग obtain कर सकते हैं object B का result simple case की तरह कि ये भी एक uniform motion में उसका general result क्या हो सकता है। Let x be displacement of an object in time t moving with uniform velocity v, then x equal to vt for uniform motion. तो हम लोग क्या है जो एक्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लिए एक ऑब्जेक्ट का, और जो टाइम में जो टी है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म, और उसका वेलोसिटी क्या है वी, तो इसका हम लोग एक सिंबल की तरह हम लोग फॉर्मूला को पुट आउट करिए एक्स इक्वल टू वी टी, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यू मे हैव सीन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग डिफरेंटली, कैन यू थिंक व्हाट मेक दिस डिफरेंस, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्लोर, the ball slows down and finally comes to rest. This means that the velocity during different time intervals of motion is different. In other words, velocity is not constant. Such a motion is called accelerated motion. आप लोगों ने मोशन को देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो कैसे आता है। आप एक बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करो जो फ्लोर पे मूव कर रहा हो, जो बॉल है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, मीन्स पहले तो वो मोशन में है उसके बाद वो धीरे धीरे रुकता चला जाएगा और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट था उसका मोशन, और अदर बात हम लोग इसको समझने तो जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट नहीं था। ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। Now we have topic which is acceleration. In the previous section, we have learnt about the non-uniform motion in which the change in velocity in different intervals of motion is different. The change in velocity with time is called acceleration. Thus, the acceleration of an object is defined as the change in velocity divided by the time interval during which this occurs. तो हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में देखा कि और हम लोगों ने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जिसमें जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ऑफ मोशन पे चेंज होता रहा है, अलग होता रहा है, और ये जो चेंज है वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में उसे एक्सेलरेशन बोला जाता है। और जो एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट का उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो जो वेलोसिटी उसमें चेंज आना और उसके बाद जो टाइम इंटरवल है उस दौरान का उससे हम लोग को डिवाइड करना है, मीन्स इट इज डिफाइंड एज the change in velocity divided by the time interval which it is occurs. So हम लोग को इस तरह से इसका फॉर्मूला भी निकल गया जो acceleration इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मीन्स जितना वेलोसिटी ये चेंज हुआ है उसको हम लोग को टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। इट्स यूनिट इज मीटर पर square meter and it is specified by direction. Its direction is along the direction of change in velocity. Suppose the velocity of an object changes from 10 meters per second to 30 meter per second in a time interval of 2 seconds. तो इसका जो यूनिट है एक्सेलरेशन का वो क्या है,
स्क्वायर मीटर सेकेंड है, और ये स्पेसिफाइड किया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मींस जिस साइड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा उस साइड हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। सपोज जो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है 10 मीटर सेकेंड से 30 मीटर सेकेंड की ओर, उसका जो टाइम इंटरवल है हर एक में 2-2 सेकेंड का है, जैसा कि फिगर 9.23 में शो किया गया है चेंजिंग वेलोसिटी। द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई 2.0 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने पहले ही भी देख लिया है कि जो हम लोग एक्सेलरेशन है उसमें क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल में, जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसे हम लोग को डिवाइड करना होता है टाइम इंटरवल से। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो हम लोग आंसर आया 10 square per meter, ठीक है। This means that the object accelerates in plus x direction and its velocity increases at the rate of 10 meter per second in every second. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, प्लस एक्स है डायरेक्शन में, और इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड, वो एवरी सेकेंड वो इंक्रीज करता गया इसका रेट। If the acceleration of an object during its motion is constant, we say that object is moving with uniform acceleration. The velocity time graph of such a motion is a straight line inclined to the time axis as shown in figure 9.24. अगर एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसके मोशन की ड्यूरिंग में तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, और जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उस मोशन का तो वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो इंक्लाइन करेगा टाइम एक्सिस पे, जैसा कि फिगर 9.24 में शो किया गया है। For a given time interval, if the final velocity is more than the initial velocity, then according to figure 9.24, the acceleration will be positive. However, if the final velocity is less than the initial velocity, the acceleration will be negative. अगर किसी भी टाइम इंटरवल जो कि हमारे लिए गिवन है, अगर उसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, तो जैसा कि फिगर 9.24 के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसका फाइनल वेलोसिटी लेस होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। When velocity of the object is constant, acceleration will be zero. Thus, for uniform motion, the acceleration is zero, and for non-uniform motion, the acceleration is non-zero. जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एग्जांपल 9.8, find the distance and displacement from the given velocity time graph in figure 9.25। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। का सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीजी, हाफ इंटू 25 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20। इसको हम लोगों ने सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया, 250 प्लस 100 इक्वल टू 350 मीटर। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, हम लोग को डिस्टेंस निकाला, हम लोगों ने कि जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एक ऑब्जेक्ट ने। अब हम लोग को उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करा और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को माइनस करना, ओके। एंड द अदर थिंग वुड बी सेम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हाफ इंटू 25 इंटू 20, और प्लस की जगह पे हम लोग को माइनस करना है हाफ इंटू 10 इंटू 20, ओके। एंड आवर सॉल्यूशन we get is 150 meter. From the given next example is 9.9, from the given velocity time graph obtain the acceleration time graph। तो यहाँ पे एक velocity time graph दिया है, उसके लिए आप लोग को acceleration time graph को obtain करना है। इसके लिए हम लोग को इस सॉल्यूशन को देखना होगा। From the given graph acceleration for 0 minus 10 second time interval, तो हम लोग को 0 से 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल का हम लोग को जब ग्राफ को ऑब्टेन करना है एक्सेलरेशन को, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 माइनस 0 एंड अपॉन 10 माइनस 0। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा आंसर, 1.5 मीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन फॉर 10 माइनस 20 सेकेंड। इसी तरह से मतलब आगे भी सॉल्व किया हुआ है, हर एक को ध्यान से देख लीजिए। For all the above time intervals, the acceleration time graph can be drawn as shown in figure 9.27। जितना भी हम लोगों ने टाइम इंटरवल्स को ऑब्टेन किया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, तो उसका जो फिगर है वो कैसा बनेगा, जैसा कि फिगर 9.27 में शो किया गया है।
It is your figure 9.27 which shows the time intervals of the acceleration time graph. Okay. Now it is your in-text question 9.3. Try to solve all these questions. Equations of motion. Consider an object moving with uniform acceleration a. Let u be the initial velocity at time t equal to 0, v velocity after time t, and s displacement during this time interval. There are certain relationships between these quantities. Let us find out. तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उससे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उससे हम लोग को कंसीडर करना है. एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे एंड उसका जो यू होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, टाइम जो है उसका 0 है, एंड जो उसका भी होगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी एंड एस, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटरवल के दौरान. तो उसका जो हम लोग का कुछ जो रिलेशनशिप इस क्वांटिटीज के बीच में निकल रहा है हम लोग को उसे फाइंड आउट करना है. वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जितना भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उससे हम लोग को टाइम इंटरवल से डिवाइड करके. तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को v माइनस यू से डिनोट करने वाले हैं, और हमारा जो टाइम इंटरवल है वो स्मॉल टी से. फिर हम लोग इसको जब सॉल्व किए तो v इक्वल टू क्या निकला हम लोग का u प्लस ए टी एक्सेलरेशन एंड टाइम. ये हमारा इक्वेशन 9.1 हो गया. दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वो था हमारा क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion. Also we know that displacement equal to average velocity into time interval. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से इंटू करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे v प्लस यू अपॉन 2 t इक्वल टू, इसे हम लोग ने जब सॉल्व किया तो हम लोग का क्या निकला u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 t. और जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन 9.1 में देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा s इक्वल टू यू टी plus half of at square. This is called the second equation of motion. ये हमारा second equation of motion है. If object start from rest u equal to 0 and s equal to 0 into t plus half at square or s equal to half at square, thus we see that the displacement of an object undergoing a constant acceleration is proportional to t square, while the displacement of an object with constant velocity, zero acceleration, is proportional to t. तो इसमें हम लोगों ने क्या नोट किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रहा है, और ये प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर मींस टाइम स्क्वायर के, और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग. इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और ये प्रोपोर्शनल है टी के अकॉर्डिंग. नाउ इफ वी टेक a इक्वल टू v माइनस u upon t and s equal to v plus u upon 2 into t and multiply them, we find that a point s or a into s equal to v minus u upon t, v plus u upon t 2 into t equal to v square minus u square upon 2. इट मीन्स क्या कि हम लोग को इसमें क्या करना है कि हम लोग को इस दोनों जो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन है उसे हम लोग को मिक्स करके सॉल्व करना है. और हम लोग ने से सॉल्व करा तो क्या हम लोग को मिला कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो हम लोगों ने 9.2 तक निकाला था, ये हमारा इक्वेशन 9.3 है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है मोशन का वो थर्ड है, और इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय जी. और अगर हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग जैसा कि यहाँ पे मोशन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, अगर हम लोग को ग्रेविटी का निकालना हो मोशन तो हम लोग ए को रिप्लेस किससे करेंगे, जी से, स्मॉल जी से. एंड इट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.4. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. Uniform circular motion. You may have seen the motion of the bicycle on a straight level road. Do all movable parts of the bicycle move alike? If not, then how are they moving differently? Does the paddling make a difference in this motion? Like Nimish, number of questions you may have in your mind. Let us try to answer these questions. Bicycle is moving on a straight road, so its motion is rectilinear motion. आप लोगों ने बाइसाइकिल का मोशन देखा होगा जब वो स्ट्रेट लेवल रोड पे चल रहा हो तो जितने भी मूवेबल होते हैं पास बाइसाइकिल के क्या वो एक जैसे मूव करते हैं? अगर नहीं तो वो एक से एक पार्ट में होने के बावजूद वो अलग अलग मूव कैसे करते हैं, और ये जो पेडलिंग पार्ट है वो डिफरेंस मोशन में कैसे क्रिएट करता है. जैसा कि न्यूज जानना चाहता है उसके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है, वैसे आपकी भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं. और जो बाइसाइकिल है वो जब स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन.
Now look at the wheels of the bicycle. Any point on the wheel of the bicycle always remains at a constant distance from the axis of the wheel and moves around the fixed point, that is axis of the wheel. On the basis of this description of motion of the wheel, you can decide very obviously that this motion is circular motion. तो जैसे कि यहाँ पे बाइसाइकिल की व्हील्स पे देखने पहिए को देखना है, जिसका व्हील है उसका जो एनी व्हील का जो पॉइंट है उसका जो बाइसाइकिल है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन किया, वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है दोनों व्हील का वो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पे है जब वो रेस्ट पे हो या फिर जब वो चल रहा हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है व्हील के व्हील के अकॉर्डिंग, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली कैन यू थिंक अबाउट द मोशन ऑफ द flywheel of the bicycle? During non-pedaling this is no circular motion of flywheel and it moves in a straight line, thus its motion is rectilinear motion. But during the pedaling its motion is circular motion. Can you think about the motion of any part of the bicycle which has two types of motion at the same time? Yes, during the circular motion of the wheel or flywheel, they are also advancing in forward direction on a straight road. Thus, their motion is circular motion as well as rectilinear motion at the same time. तो वैसे ही आप क्या है कि जो हमारा बाइसाइकिल का जो फ्लाईव्हील का जो मोशन है आप उसके बारे में कुछ सोच सकते हो। जब वो नॉन पैडलिंग मोशन में मीन्स हम लोग उसको पैडलिंग नहीं कर रहे हो तो उसका जो मोशन है उसमें मोशन तो है नहीं वो नो सर्कुलर मोशन में फ्लाईव्हील का, और ये क्या मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन में हो रहा है। लेकिन जो पेडलिंग है हम लोग कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन में हो रहा है। तो आप जो बाइसाइकिल का जो अलग पार्ट है मीन्स दूसरा पार्ट है उसके मोशन के बारे में सोच सकते हो कि इसमें किस दो अलग टाइप का मोशन हो रहा है सेम टाइम में। यस, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन के टाइम में व्हील और जो फ्लाई व्हील है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और उसी तरह जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ है। मीन्स जो एक तो हम लोग उसको पैडल कर रहे हैं तो उसका जो मोशन है व्हील का वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। नेक्स्ट कि हम लोग उसको पैडल करके आगे जा रहे हैं वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, वो भी एक साथ। बाइसाइकिल में दो मोशन हो रहा है एक साथ, एक सर्कुलर मोशन जो उसका व्हील घूम रहा है, और नेक्स्ट की जो बाइसाइकिल आगे जा रहा है रोड पे स्ट्रेट रोड पे तो उसमें वो रेक्टिलिनियर मोशन पे मूव कर रहा है। Now consider the motion of an object along a circular track of radius r through 4 points A, B, C and D on the track as shown in figure 9.31. If object completes each round of motion in same time, then it covers equal distance in equal interval of time and its motion will be uniform motion. Since during this uniform motion equal distance is being covered in equal interval of time, therefore the ratio of distance covered to the time taken, that is speed, will remain constant. It means in uniform circular motion speed remain constant. तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है उसके मोशन को कंसीडर करना है। जैसे कि उसका रेडियस कैपिटल आर हो गया और उसका जो 4 पॉइंट्स है ए बी सी जी वो उसका ट्रैक है, जैसा कि फिगर 9.31 में शो किया गया। अगर एक ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट कर रहा है हर एक राउंड मोशन का सेम टाइम में तो वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन जो क्या है कि इस यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि जो इक्वल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है तो इसका जो रेशियो होगा डिस्टेंस का वो कैसा होगा, वो जितना टाइम लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। दैट इज जो स्पीड है उसका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि जो बॉडी है जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जो उसका स्पीड है वो क्या है कांस्टेंट है। नाउ थिंक about velocity, velocity remains along the direction of motion. In figure 9.31, you can see that the direction of motion changes at every point as shown at point A, B, C and D. Since there is a change in direction of motion, therefore the direction of velocity also changes. We can say that in uniform circular motion, velocity changes due to change in direction of motion and the motion of the object is accelerated motion. This acceleration is due to change in the direction of motion, but in this motion speed remains constant. How interested this motion is because a body moving with constant speed acquires acceleration. तो यहाँ पे फिगर 9.31 शो कर रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा मोशन है सर्कुलर मोशन। तो अब आपको वेलोसिटी को थिंक करना है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। जैसा कि फिगर 9.31 में शो किया गया है कि आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए हो बी हो या सी और डी हो। सिंस यहाँ पे जो
चेंज है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका जो मोशन है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण। मीन्स इसका जो मोशन का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में चेंज होता जा रहा है, इसके कारण इसमें चेंज है। लेकिन जो मोशन है स्पीड का वो कांस्टेंट है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि जो मोशन है वो उसका जो स्पीड है वो रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स वो कांस्टेंट पे है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सेलरेशन करते हुए मूव कर रहा है। थिंक एंड डू। यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इन द above word grid identify the meaningful words related to description of motion in horizontal or vertical columns in sequence and define them at the three। आपको इस बॉक्स से क्या करना है? स्क्रिप्ट से आपको मोशन एंड डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कॉलम में हो या फिर वर्टिकल कॉलम में, उसमें से एटलीस्ट 3 को आपको डिफाइन करना है। It is your in-text question 9.5. Try to solve this question. वेल, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे इंटेक्स क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।